जो पॉलिटिकल क्लास है या यूपीपीसीएस 2023 के लिए, आरओ एग्जाम जो है री एग्जाम 2023 का उसके लिए, और अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट में समझाया जाएगा कि अगर कोई चीज़ है तो यह क्यों है और कैसे है। इसके साथ उससे संबंधित जो फैक्ट तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे भी बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बात की जाएगी। और जब हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, तो यानी कि एमसीक्यू का भी सुविधा प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं, अपना खुद का जो नोट्स है वो बनाते हैं, तो 90% प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर पीएससी 111 पर चले जाइए और वहां से जाकर आप इस क्लास की जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा संवैधानिक विकास, भारत में जो संविधान का विकास हुआ है वह किन किन चरणों में हुआ है। तो भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कैसे आया, चलिए इसके पृष्ठभूमि में हम चलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 1757 का एक युद्ध पढ़ाया जाता है जो कि अपने भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को अंग्रेजों ने बहुत ही निर्णायक रूप से जीत लिया था और आगे चलकर इसी क्रम में 1764 का युद्ध होता है और इस युद्ध में बक्सर के युद्ध को जाना गया और इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया कि विजय हासिल की। जब अंग्रेजों ने विजय हासिल की तो इसी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की एक संधि होती है 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की जो संधि होती है उसमें लॉर्ड क्लाइव होता है और अवध का नवाब होता है। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई उस संधि के परिणाम स्वरूप कंपनी को बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाती है। जब यह दीवानी अधिकार प्राप्त हुई तो यहीं से कंपनी क्या करती है, भारत में अपना राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करती है और क्लाइव के द्वारा, जो कि इलाहाबाद की जो संधि किया था क्लाइव, उसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लागू कर दिया। यह द्वैध शासन किस रूप में था, तो एक तो दीवानी अधिकार के रूप में और एक निजामत अधिकार के रूप में। दीवानी अधिकार का आशय क्या है और निजामत अधिकार का आशय क्या है, किसके पास दीवानी अधिकार रहेगा और किसके पास निजामत अधिकार रहेगा, आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दीवानी अधिकार की अगर बात करें तो यह लगान वसूलने के अधिकार से संबंधित है, जबकि वहीं निजामत अधिकार जो था वह प्रशासन से संबंधित था। लगान वसूलने का मतलब है कि आप राजस्व को वसूलेंगे, आप पैसे को वसूलेंगे, जबकि वहीं प्रशासन का अर्थ ये हुआ कि आप वहाँ की न्याय व्यवस्था, वहाँ की कानून व्यवस्था को देखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो भारत में व्यापार करने आई थी। क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। इस व्यापार का उद्देश्य बस एक ही था, यहाँ से धन अर्जित करना, धन इकट्ठा करना। अब बताइए क्या इनका उद्देश्य कानून चलाना है क्या? क्या यहाँ पे प्रशासन करना है क्या?
नहीं। तो क्या यह निजामत अधिकार को ग्रहण करेंगे? तो नहीं। कौन से अधिकार को ग्रहण करेंगे? तो ये दीवानी अधिकार को अपने पास रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि दीवानी अधिकार को अपने पास रख लिया और जो निजामत का अधिकार था उसे नवाब को दे दिया। अब नवाब जो है पैसे के लिए कंपनी के ऊपर निर्भर हो गया। पैसे के लिए कंपनी के ऊपर निर्भर जब हो गया तो यह किसी भी मामले में कंपनी से राजस्व की मांग करता था। और कंपनी क्या करती थी कि नवाब को बहुत ही कम पैसा देती थी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का उद्देश्य बस एक ही था, अधिक से अधिक धन अर्जित करना। अब अधिक से अधिक धन अर्जित करना था तो जो कंपनी थी वो नवाब को कम पैसे देती थी और कहती थी कि आप इसी में क्या करें कि अपना काम चलाएं। क्यों कम पैसा दे पाती थी कंपनी? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे। कंपनी के कर्मचारी अपने खुद के पर्सनल व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे, न कि कंपनी के व्यापार पर। इसलिए जो यह द्वैध शासन की व्यवस्था थी यह बंगाल में फेल हो जाती है और कंपनी जो है अंततः घाटे में चली जाती है। कंपनी जब घाटे में जाती है तो कंपनी के जो सदस्य थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने ब्रिटेन में बैठी हुई जो सरकार थी, उस सरकार से ये लोग लोन की बात करते हैं कि आप हमें कुछ पैसा लोन के रूप में दे दीजिए। कंपनी के लोन मांगने पर वहां का जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का 1772 में लॉर्ड नॉर्थ थे। इन जो लॉर्ड नॉर्थ थे इन्होंने सोचा कि कंपनी के पास तो अब राजस्व वसूलने का भी अधिकार आ गया है, तो आखिरकार कंपनी इतने घाटे में कैसे जा सकती है? पूरा पैसे रुपए का मामला तो कंपनी देख रही है, तो फिर कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है? इन्हीं सब बातों को जांच करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। गुप्त समिति का जब गठन किया गया तो इसी गुप्त समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें दी। इन सिफारिशों के आधार पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो कि कंपनी के कर्मचारियों को और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। तो चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें और क्या क्या प्रावधान थे और इसकी विशेषता क्या थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पारित करने का कारण आपने देख ही लिया है। कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए यह लाया गया था और कंपनी जो कि भारत में व्यापार कर रही थी, जिससे कि ब्रिटेन के सरकार को आय प्राप्त हो रही थी, उस कंपनी के स्थायित्व को भारत में स्थापित करने के लिए लाया गया। और तीसरा यह इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार जो कि भारत में एक बहुत ही मजबूती के रूप में राजनीति में पदार्पण कर चुकी है, उस ब्रिटिश सरकार को भारत में स्थिरता प्रदान करने के लिए भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, आइए एक क्विक रिवीजन में समझ लेते हैं फिर से कि कंपनी के कर्मचारी जो कि भ्रष्ट हो चुके थे उनको नियंत्रित करने के लिए, वहीं कंपनी का अस्थायित्व स्थापित करने के लिए भी लाया गया था। इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार को भारत में स्थिरता प्रदान करने के लिए भी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। लेकिन इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व क्या है, आइए उस पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं। भारत के संविधान निर्माण की जो है कि यह एक प्रथम सीढ़ी है, यहीं से भारत में कानून को निर्माण करने की व्यवस्था लागू हुई। यह एक कानून के तौर पे आया था, एक एक्ट के तौर पे आया था और यह एक संविधान निर्माण की प्रथम सीढ़ी का काम किया है। हालांकि ये जो एक्ट है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यह भारत के लिए नहीं था, भारत के नागरिकों के लिए नहीं था, अपितु यह कंपनी को केवल और केवल रेगुलेट करने के लिए आया था। वहीं इस अधिनियम के द्वारा
कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का एक प्रथम प्रयास किया गया था। तो कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश संसद है वो चाहती थी कि हम अपना खुद का नियंत्रण स्थापित करें, इसलिए यह एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की एक नींव रखने का काम किया गया। तो ये रहा इसका संवैधानिक महत्व। क्या क्या है? तो भारत में संविधान निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, और यह भारत के वासियों के लिए नहीं, अर्थात भारत के लिए नहीं, बल्कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का एक पहला प्रयास है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है, आइए इनके प्रावधानों को एक बार एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि हमारे जो वनडे एग्जाम है, या फिर हमारा जो पीसीएस का प्री का एग्जाम है, या फिर हमारा आरओ या आरओ या एआरओ का एग्जाम है, उसमें जो प्रश्न आएगा वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान है उसी से संबंधित आएगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा। देखिए 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे क्या कर दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। जैसे आइए कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर इस भारत के मैप को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुंबई, मद्रास और यहाँ पे बंगाल की प्रेसिडेंसी है। तो हर जगह क्या है? गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है। गवर्नर है। ये जो बंगाल का जो गवर्नर था, इस गवर्नर का नाम बदल दिया गया और कह दिया गया जनरल गवर्नर। गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल नाम इसका रख दिया गया। ठीक है भाई, केवल और केवल नाम रखने से तो कुछ होता नहीं है। फिर क्या किया गया? गवर्नर जनरल नाम रखने के बाद मद्रास और जो बंबई थी, ये वाली जो प्रेसिडेंसी बंबई और यहाँ पे मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इनको कुछ मामले में इस बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए क्या किया गया कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। अब थोड़ा इसको गौर से समझिएगा। देखिए, अब तक जो बंगाल का गवर्नर था वो केवल और केवल बंगाल के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर है वो केवल बंगाल के लिए नहीं अपितु वह मुंबई और मद्रास के लिए भी कार्य करेगा। अर्थात इसका जो कार्य है वो बढ़ गया है। तो इस कार्य में मदद करने के लिए और सलाह देने के लिए, मदद और सलाह देने के लिए 4 लोगों को क्या किया गया? इसके साथ जोड़ा गया और 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया। ये जो 4 सदस्यों का कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, इस परिषद का नाम क्या रखा गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 5 सदस्य होते थे। कौन कौन? एक तो गवर्नर जनरल ही था और दूसरा जो 4 अन्य सदस्य जुड़े थे वो थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो 4 अन्य सदस्य थे वो 4 अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो आइए उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे मानसन, तीसरे थे बारबेल और चौथे थे क्लेवरिंग। तो फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारबेल और क्लेवरिंग ये 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में शामिल हुए थे। ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 5 वर्ष का होता था। इनका उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो यह इंग्लैंड में स्थित
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि 24 सदस्यों का एक कोर्ट था, जिसके इन 24 सदस्यों के पास से अधिक कंपनी का शेयर इनके पास होता था और कोई भी निर्णय होता था तो यही डायरेक्टर लेते थे। तो ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य थे वो सीओडी के पास या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, या एक तरह से कह लें तो इसके अधीन यह उत्तरदायी थे। निर्णय की बात करें तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के निर्णय की बात करें तो यहाँ का जो निर्णय होता था वो बहुमत से होता था। बहुमत से होता था। बहुमत कहने का मतलब ये है कि अगर 5 सदस्य हैं, इस 5 सदस्य में 3 और 2 का अगर मत हो तभी जाकर किसी निर्णय को मान्य होगा। जिस निर्णय के तरफ 3 लोगों का वोट जाएगा वो निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो ये बहुमत के तौर पे होता था, यानी कि आधे से एक अधिक। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि बराबर हो गया, 4 लोग हैं तो बराबर की स्थिति आ गई, बराबर की स्थिति आ गई, तो इस समय गवर्नर जनरल जो होता था वो निर्णायक मत देता था। निर्णायक मत कहने का मतलब है कि वह जिसके तरफ चला जाता था उसके निर्णय का विजयी हो जाता था, उसका निर्णय सर्वमान्य हो जाता था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं होती थी, अर्थात गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य हैं उनके निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता था, इसका अधिकार उसके पास नहीं था। आइए आगे देखते हैं कि और क्या प्रावधान था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह युद्ध और शांति के विषय पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया। वही 1773 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 के अधिनियम के द्वारा तो किया गया, लेकिन 1774 में ही बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। देखिए 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अब इस सर्वोच्च न्यायालय की गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए कोई एक कानून ला रहे हैं। उस कानून का यदि कोई उल्लंघन करेगा तो कोई तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उस अपराधी को या जो कानून का उल्लंघन किया है उसे दंडित कर सके। तो दंडित करने के लिए उसको न्यायालय के पास जाना होगा, और न्यायालय तो ब्रिटेन में था। तो जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। इसी प्रावधान के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। हालांकि यह जो सर्वोच्च न्यायालय था वह एक अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवी काउंसिल जो कि इंग्लैंड में एक न्यायालय था वहां पर अपील दायर कर सकते थे। अच्छा, एक जो प्रश्न पूछता है वह यह पूछता है कि इसके जो सदस्य थे, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश था और जो अन्य न्यायाधीश थे वह कितने थे? तो देखिए जब शुरू में इसका गठन हुआ था तो इसमें 4 सदस्य होते थे। एक होता था मुख्य न्यायाधीश और 3 होते थे अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इसमें सबसे पहले जो हुए उनका नाम था एजिला इम्फे। वहीं 3 अन्य न्यायाधीश जो इसमें शामिल हुए थे पहली बार वो थे हाइड, दूसरा था चेम्बर्स और तीसरा था लेमेस्टर। अगर इसको ट्रिक के तौर पे देखें तो हाइड से एच, चेम्बर्स से सी, चेम्बर्स से सी हम कह सकते हैं और लेमेस्टर से एल हम कह सकते हैं। तो एक तरह से HCl इसका ट्रिक हो जाएगा, हाइड, चेम्बर्स और लेमेस्टर। 5वां प्रावधान यह किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देकर या लाइसेंस लेकर ही
व्यापार की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस कोई भी कंपनी का कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकता, अर्थात निजी व्यापार को क्या कर दिया गया है, रेगुलेट किया जा रहा है। वहीं छठवां प्रावधान यह किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का उपहार लेने, दान लेने या पारितोष लेने से पूर्णतः रोक लगा दी गई। कहा गया कि आप किसी भी भारत के राजा से उपहार नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी भारत के नागरिक से या किसी भी व्यक्ति से आप दान नहीं ले सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति से आप पारितोष नहीं ले सकते हैं। आपको उपहार दान तो समझ में आ रहा होगा, पारितोष का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। पारितोष का मतलब होता है, यदि कोई व्यक्ति आपके घर कार्य कर रहा है तो कार्य की आपने क्या किया कि एक निश्चित मजदूरी दे दी, लेकिन उसने अच्छा कार्य किया है तो उससे खुश होकर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा ही क्या कहलाता है, पारितोष कहलाता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि और क्या प्रावधान है। हालांकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें यही 6 प्रावधान थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। बाकी आगे का जो और टॉपिक है, जैसे 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो क्या था, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।